गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चुनाव आयोग या जिसको कहते हैं निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आज के संदर्भ में तो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसी पे। भारत में निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। अभी इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल 2021 को नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पदभार ग्रहण किया है। तो इनके विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 13 अप्रैल 2021 से अब सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनको कहा जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। सुशील चंद्रा, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सुशील चंद्रा के पहले सुनील अरोड़ा थे। सुशील चंद्रा के पहले सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन 13 अप्रैल को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उनकी जगह पे सुशील चंद्रा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुशील चंद्रा क्या थे। सुशील चंद्रा जो 1980 बैच के IRS अधिकारी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में यूपीएससी के थ्रू इनका चयन हुआ था। 1980 बैच के हैं ये, और इसके पहले निर्वाचन आयोग में आने से पहले 14 फरवरी 2019 यानी कि जब इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके पहले ही इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। और 14 फरवरी 2019 के पहले ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 14 फरवरी 2019 को इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और यह सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में काम कर रहे थे। ठीक है, चुनाव आयोग में ही। और चुनाव आयोग में आने से पहले यानी कि 14 फरवरी 2019 से पहले यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में थे, अध्यक्ष इसी बोर्ड के। ठीक है, और इनको फिर लाया गया चुनाव आयोग में, फिर चुनाव आयोग में लाया गया तो इनको 13 अप्रैल 2021 को इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में चयनित किया गया। ठीक है, या बनाया गया है। और इनका कार्यकाल जो इस पद पर रहते हैं वो होगा 14 मई 2022 तक इनका कार्यकाल होगा। तो बहुत लंबा कार्यकाल नहीं है इनका, छोटा ही कार्यकाल है, लेकिन इनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां इनके समक्ष हैं और इनके समक्ष क्या क्या एक मतलब चैलेंजेस हैं और दूर करना इनके लिए कितना कठिन कार्य होगा। ठीक है, तो इस पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ने थोड़ा सा इनके बारे में देख लिया। अब हम लोग आते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसी में इस निर्वाचन आयोग की संरचना, इसकी शक्तियां, इसके कार्य सबका उल्लेख किया गया है। तो हम लोग एक एक करके इसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसको कई प्रकार के कार्य करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है, ये कैसी है। संरचना इसकी देखते हैं। तो संरचना जब देखेंगे तो इस समय निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में या संस्था के रूप में है। 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक यह एक सदस्य था, यानी निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक सदस्य था, उसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह लीजिए। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसमें परिवर्तन कर दिया गया। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, इसमें परिवर्तन कर दिया गया, इसे एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि अब
इसकी संरचना को बदल दिया गया, एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन 1990 में फिर से इसको एक सदस्यीय संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इसके बाद 1993 में फिर से इसे एक बहुसदस्यीय निकाय या संस्था के रूप में बदल दिया गया। और यहां पर क्या किया गया 1993 में कि इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। और 3 सदस्यीय बना दिया गया और 1993 से अभी तक इसकी यही संरचना चली आ रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में या संस्था के रूप में है इसकी संरचना। अब देखते हैं कि इन 3 सदस्यों में इनका आपस में क्या संबंध है या इनकी हायरार्की क्या है, पदानुक्रम क्या है। तो इसमें देख लेते हैं कि जो इसमें क्या होगा कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। ठीक है, कहने का तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, लेकिन इसमें कोई किसी से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अन्य निर्वाचन आयुक्तों से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। बस यही है कि जब निर्वाचन आयोग की बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेगा। बस इससे इतना ही विशेषाधिकार है। ठीक है, और ये इसमें बहुमत के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। यदि निर्वाचन आयोग के सदस्य किसी मुद्दे पर या किसी बात पर सहमत एक मत नहीं है तो उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और ये 3 सदस्यीय निकाय है तो जिधर भी 2 या 2 से अधिक सदस्य जिस मत को मानेंगे उसे ही स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इसमें यही इसकी संरचना है। अब हम लोग आते हैं कि संविधान में इस संस्था को क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जाहिर सी बात है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख संविधान में है, तो संविधान में ही इसकी स्वतंत्रता का उल्लेख कर दिया गया है। स्वतंत्रताएं क्या इसकी हैं। पहली स्वतंत्रता इसको दी गई है कि यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो पहली तो इसका यही है कि यह संवैधानिक संस्था है। दूसरा कि एक बार चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसके पद में या वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि एक बार नियुक्ति के बाद इसके वेतन भत्तों या जो भी सेवा शर्तें हैं उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और तीसरा है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चुनाव आयुक्त को और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दोनों को ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करेगा। यानी कि राष्ट्रपति इसे अपने मन से नहीं हटा सकते। ठीक है, चौथा है कि इसको उसी रीत से हटाया जाएगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसको उसी रीत से हटाया जाएगा जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। यानी कि इसको हटाने के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना होगा। और वो भी किस आधार पे, दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर। ठीक है, कदाचार या असक्षमता के आधार पर ही विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करना होगा दोनों सदनों में अलग अलग, तभी इसको हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें हटाने के लिए इस तरह के संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटा दिया जा सकता है। तो ये देखा गया इनकी स्वतंत्रता का। ठीक है, कि इनकी स्वतंत्रता के लिए संविधान में प्रावधान किया गया। अब हम आते हैं कि इनके कार्य क्या क्या हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है चुनाव कराना। ठीक है, चुनाव कराना। और यह चुनाव भारत में त्रिस्तरीय जो शासन प्रणाली है वो त्रिस्तरीय है। इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इस चुनाव कराना तो किसका चुनाव कराता है। पहला है संसद सदस्यों का। अब यह संसद सदस्यों में कौन हो गए,
लोकसभा के सदस्यों का और राज्यसभा के सदस्यों का, यानी कि संसद सदस्यों का चुनाव कराना। संसद सदस्यों में लोकसभा सदस्यों का चुनाव कराना और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कराना। दूसरा है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव कराना। अब जहां पर विधानमंडल द्विसदनी है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वहां पर इन दोनों के सदस्यों का चुनाव करवाना, निर्वाचन करवाना। लेकिन जहां पर विधान परिषद नहीं है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो इसलिए कुछ राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कराना या विधानसभा के सदस्यों का। ठीक है। तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना और चौथा है उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना। यानी कि यह निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इतने लोगों के चुनाव कराने का इसके ऊपर उत्तरदायित्व है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें संसद है और विधानसभा, यानी कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तीसरा जो चुनाव है वो है स्थानीय निकाय, जिसको कहते हैं हम लोग ग्राम पंचायत या पंचायत और नगर पंचायत। ये चुनाव जो होते हैं वो इस निर्वाचन आयोग के अधिकार में नहीं है। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था या त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में जो पंचायती राज हैं, नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है, उसका निर्वाचन कराना इसके अधिकार में नहीं है। वो राज्य निर्वाचन आयोग उसके लिए निर्वाचन कराता है और उसकी अधिसूचना भी राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है, जबकि इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि इसको कैसे, क्या क्या इसको कार्य हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो यही कार्य है कि संसद के सदस्यों का निर्वाचन कराना, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन कराना, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना। ये इसका कार्य है। ठीक है। इसके लिए इसको क्या क्या करना पड़ता है? पहला तो है इसके लिए कि जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है तब क्या होता है कि ये निर्वाचन की तारीखों का ऐलान करता है या घोषणा करता है कि किस किस दिन चुनाव होंगे। ठीक है। कितने चरणों में होंगे। ठीक है। ये करता है। दूसरा होता है कि मतदाताओं का पंजीकरण कराना, मतदाताओं का पंजीकरण कराना, यानी कि जो मतपत्र है उसका निर्माण करना, वोटर आईडी कार्ड का निर्माण करना। ठीक है। ये करना। तीसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, यानी कि ऐसा चुनाव हो जो भय मुक्त वातावरण में हो, यानी कि लोग स्वतंत्र होकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन कर सकें, इस प्रकार का वातावरण बनाना। ठीक है। अगला है कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना, चुनाव पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना, जिससे निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। ठीक है। यानी कि चुनाव के पर्यवेक्षक की नियुक्ति करना। ठीक है। अगला है निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो रहा है, जैसे कहीं पर बूथ कैप्चरिंग की घटना हो गई, या आज के समय में ईवीएम की छेड़छाड़ की घटना हो रही है, या जो सुनने में आता है या इस तरह से है कि ईवीएम खराब हो गई है, मतदान सही से नहीं हो रहा है, या कोई प्रत्याशी किसी को डरा धमका रहा है, इस तरह की जो शिकायतें हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करना, यानी कि उनकी जांच के लिए तुरंत अधिकारियों की नियुक्ति करना, इसके कार्य हैं। ठीक है। फिर है कि किसी प्रकार से यदि आशंका है या इस तरह की बातें हैं जो मतदाताओं के मन में भय उत्पन्न करती हैं चुनाव को लेकर, तो उसको दूर करने के लिए जितने भी प्रावधान हैं वो कर सकता है। या कोई अधिकारी है, जाहिर सी बात है कि जब निर्वाचन होता है तो जो राज्य मशीनरी है या केंद्र की मशीनरी है वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है। राज्य सरकार रहती है, लेकिन राज्य सरकार की जितनी मशीनरी है वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आ जाती है, या जो प्रशासनिक वर्ग है वो पूरे निर्वाचन आयोग के अंतर्गत या नियंत्रण में कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि यह इस तरह का माहौल बनाता है जिससे पूरी तरह से स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान हो सके। ठीक है। अगला है यह जो मतदाता हैं उनको
प्रशिक्षण प्रदान करता है कि किस तरह से हमें मतदान करना है या क्या हमें करना है। ठीक है, अगला है जो चुनाव चिन्ह है पार्टियों का पंजीकरण करना, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना है, राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा देना है, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे वो उसके आधार पे, तो पार्टियों को पंजीकृत करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये काम है निर्वाचन आयोग का। पार्टियों का पंजीकरण करना, उन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। यदि पार्टी में कोई विवाद हो रहा है, चुनाव चिन्ह को लेकर कोई विवाद हो रहा है, तो उस विवाद का निपटारा करना, और इस काम को करते हुए चुनाव आयोग एक अर्ध न्यायिक आयोग के रूप में कार्य करता है। जैसा अभी कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में हुआ था, चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ था, फिर जनता दल यूनाइटेड में चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ था, या इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ था। तो कई चीजों की निपटारा करता है चुनाव आयोग, इस तरह के जो विवाद होते हैं। ठीक है, ये भी चुनाव आयोग का ही काम है। ठीक है, एक होता है कि अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है, और इसी प्रकार अनुच्छेद 192 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो यहां राज्यपाल क्या करता है, अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है, और इसी प्रकार अनुच्छेद 192 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो यहां पर भी राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह लेता है। तो इस प्रकार निर्वाचन आयोग एक सलाहकारी संस्था के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन आयोग के इतने कार्य हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इन कार्यों को संपादित करने के लिए इसको शक्तियां भी दी गई हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग के कार्य हम लोगों ने देखा, स्वतंत्रता क्या है, उसके कार्य क्या हैं, और इसी कार्यों के आलोक में देखते हैं कि इसकी शक्तियां क्या हैं, क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए शक्तियां दी गई हैं, उसके अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि आज के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के समय क्या क्या चुनौतियां हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये है आज के संदर्भ में, सबसे पहली चुनौती ये है कि आज के समय में निर्वाचन आयोग की साख खतरे में है, या कहा जाए कि निर्वाचन आयोग के ऊपर आक्षेप लग रहा है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष काम नहीं करता है, बल्कि सत्तारूढ़ दल, चाहे जो सत्तारूढ़ दल हो, उसके दबाव में काम करता है। तो पहला आक्षेप तो यही है, और इसको निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी छवि को बेदाग बनाए। जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र की सफलता का सारा दारोमदार इसी निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। हम लोग एक बात करते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा जो सदस्य हैं वो चुने जाएं, या सरकार का गठन इस प्रकार हो जो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रणाली के आधार पर चुनी गई हो। ठीक है, जाहिर सी बात है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद से हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, और कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र सिर्फ शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि वह एक जीवन प्रणाली के या जीवन पद्धति के रूप में भी है। यानी कि कहीं ना कहीं हम भारतीय एक लोकतांत्रिक जीवन पद्धति को भी फॉलो करते हैं। यही कारण है कि हमारे पड़ोस में जितने भी देश हैं, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, जितने भी पड़ोसी देश हैं, इनमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमेशा ढुलमुल रही है, एक सशक्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चली। अभी हम लोग देखते हैं क्या, म्यांमार में फिर से लोकतांत्रिक सत्ता को पलट दिया गया, फिर से सैन्य शासन आ गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। जबकि हम 1947 में आजाद हुए थे तो हमारे यहाँ शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, एक तरह से कहा जाए कि सांप्रदायिक विभाजन, जातीय विभाजन, बहुत कुछ हमारे पास डिमेरिट्स थी, उसके बावजूद भी हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को इतना मजबूत और जीवंत बनाए रखे हैं। तो इसका बहुत कुछ श्रेय निर्वाचन आयोग को दिया जा सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग इस प्रकार चुनाव संपन्न कराता रहा है जिससे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों का विश्वास और बढ़ा है।
तो आज के संदर्भ में इस निर्वाचन आयोग की और भूमिका बढ़ जाती है और अपनी चुनौतियों को दूर करने का इसे प्रयास करना चाहिए। तो पहली चुनौती है कि जो पक्षपात का आक्षेप लग रहा है इसके ऊपर, उसको दूर करना होगा। दूसरा, इसके ऊपर सबसे बड़ा आक्षेप लग रहा है वो ये कि अभी हमने देखा कि आसाम विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें देखा गया कि किसी व्यक्ति के घर ईवीएम मिला, फिर देखा गया कि किसी व्यक्ति के गाड़ी में ईवीएम मिला। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो अब तो चुनाव जो राज्य विधानसभा या संसद का होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हो रहा है, पहले बैलेट पेपर के माध्यम से होता था। तो जाहिर सी बात है कि एक आक्षेप लगता है कि ईवीएम को हैक किया जाता है, ठीक है। दूसरा आक्षेप लगता है कि ईवीएम को जानबूझकर गड़बड़ी इसमें कर दी जाती है, या तीसरा आक्षेप लगता है कि वोट किसी और को देते हैं और वोट किसी और को चला जाता है। तो ये सारे आक्षेप हैं, चाहे ये सही है गलत है, लेकिन यदि आम जनता के मन में ऐसा प्रश्न है तो जाहिर सी बात है कि निर्वाचन आयोग को इस समस्या या इस आक्षेप को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये है। तीसरा ये होता है कि जो आचार संहिता होती है, चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा करता है तो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि यह चुनाव आचार संहिता लागू की जाती है कि इसके माध्यम से जो सत्ता पक्ष है वो एडवांटेज ना ले सके, ठीक है, या कोई चुनाव की घोषणा आ जाने के बाद सत्ता पक्ष जो है वो ऐसी घोषणाएं ना करे या ऐसी बात ना करे जो मतदाताओं को लुभाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू करना यह भी निर्वाचन आयोग का ही काम है। यदि यह निर्वाचन आयोग, जैसे आक्षेप लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में निर्वाचन आयोग काम करता है, कि किसी व्यक्ति या जो ताकतवर व्यक्ति सत्ता में है उनके खिलाफ ये काम नहीं कर, चाहे कोई भी हो, तो ये काम निर्वाचन आयोग का है कि वो अपनी साख को बरकरार रखे, ठीक है। एक होता है ये, और इसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है इसको, कि इतने बड़े देश में जहां लगभग 80 से 90 करोड़ मतदाता हैं, या मुझे लगता है इससे ज्यादा ही मतदाता होंगे, इतने बड़े मतदाताओं तक जन जागरूकता फैलाना और एक उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो बिना किसी लालच या भय के चुनाव में पार्टिसिपेट करें, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती इसके समक्ष है। यानी मतदाताओं को प्रशिक्षित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। जाहिर सी बात है कि जब मतदाताओं का उत्साह बना रहेगा तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। यदि मतदाताओं का इसमें क्या बोलते हैं विश्वास कमजोर होगा तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। अब हम आते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं सुशील चंद्रा जी, इनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। ये तो हमने देखा निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनौतियां हैं। अब देखते हैं क्या है। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, संविधान में इसकी शक्तियां तो दी गई हैं, लेकिन कुछ संविधान में अस्पष्ट बातें कही गई हैं या कहा गया कि किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे इसकी निष्पक्षता पर या स्वतंत्रता पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। पहला तो यही है कि इसके लिए विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयुक्त कौन होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, या उसकी शिक्षा, या किस तरह का व्यक्ति निर्वाचन आयोग होगा, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो पहला तो दोष यही है। दूसरा दोष यह है कि यह नहीं बताया गया है कि जब यह पदमुक्त होगा या रिटायर होगा तो उसके बाद यह पद धारण करेगा कि नहीं करेगा। यह एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, या कहा जाए कि अवगुण या दोष है इसमें, कि इसको पहले से ही उल्लेख कर देना चाहिए या इसको बता देना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद यह किसी पद धारण करने के योग्य है कि अयोग्य है। ऐसा नहीं होने पर तो जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट के बाद इसके अंदर भी पद लोलुपता हो सकती है, तो यह किसी विशेष पार्टी या विशेष व्यक्ति के फेवर में निर्णय दे सकता है। तो इसमें कुछ अयोग्यताएं भी हैं, कमियां भी, उनको दूर किया जाना चाहिए निर्वाचन आयोग की शुचिता को बनाए रखने के लिए, निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए। अब हम आते हैं जो सुशील चंद्रा जी हुए हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो पहली तो उनके समक्ष चुनौती यह है कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें असम है, पश्चिम बंगाल है, पौंडीचेरी है, तमिलनाडु है और केरल है। तो इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराना, फिर समय पर इसकी गणना करके वोटिंग परिणाम को निर्धारित करना या डिक्लेरेशन करना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होता है, चाहे राज्य विधानसभा का हो, चाहे संसद का हो, बहुत ज्यादा एक होता है कि कहा जाता है कि राजनीतिक सरगर्मी बहुत बढ़ जाती है, या कहा जाए कि पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं या बहुत से ऐसी बातें कही जाती हैं जो अप्रिय लग सकती हैं, ठीक है। तो इसको एक बनाए रखना, या इसको कहा जाए कि एक शांत माहौल में चुनाव संपन्न कराना इनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती इनके सामने ये है कि कुछ लगभग 1 वर्ष के अंदर
फिर से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है और गोवा है। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जो और जाहिर सी बात है कि इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब बहुत बड़े राज्य हैं, उत्तराखंड भी बड़ा राज्य है, ये बहुत बड़े राज्य हैं। इन राज्यों में चुनाव अधिसूचना जारी करना और निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराना, ये भी इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। अभी तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसमें आचार संहिता के उल्लंघन के बहुत से मामले आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ खुद ही मामला आया है कि उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया ममता बनर्जी के खिलाफ, तो उसको लेकर उनकी पार्टी ने शिकायत दर्ज किया है। तो ऐसे मामलों का निपटारा करना और निर्वाचन आयोग की साख को बनाए रखना, जाहिर सी बात है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की या यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, जो मेंस का क्वेश्चंस होता है उसमें हमें बहुत पॉजिटिव वे में लिखना है निर्वाचन आयोग के बारे में या किसी भी संवैधानिक संस्था के बारे में या सरकार के बारे में या किसी पॉलिसी के बारे में। हमें आलोचक नहीं होना है, निंदक नहीं होना है, हमें हमेशा पॉलिसी के साथ खड़े रहना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपको लाभ मिलेगा, लाभान्वित हुए होंगे आप। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।